Class 8, Chapter 4th, History. Now I am going to discuss about the next topic, that is sugar. शुगर क्या है? शुगर एक कॉमर्शियल क्रॉप है. इन द 1830s the indigo planters suffer because of fall in price and sale. 1830 में जो भी इंडिगो प्लांटर्स थे वो काफ़ी परेशान थे, सफ़र कर रहे थे, क्योंकि जो भी फसल वो उगाते थे उनकी जो कीमत है वो गिर रही थी और उसकी जो सेल है वो भी कम हो रही थी. मतलब कम कहाँ हो रही थी, जो इंडियन मार्केट से वहाँ पर नहीं हो रही थी. दे देन बिगेन टू इन्वेस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर फॉर द लंदन मार्केट. इसकी वजह से उन्होंने जो शुगर प्रोडक्शन है लंदन मार्केट्स में उसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया. वेयर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैज़ बिन रिड्यूस एंड डिमांड वाराइज. जहाँ पर क्या हो रहा था, जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ थी यानी कि इम्पोर्ट में जो खर्चा आता था वो कम था और जो डिमांड थी उस प्रोडक्ट की चीनी की वो बढ़ रही थी. लार्ज एरिया ऑफ लैंड वाज गिवन टू यूरोपियन speculators who began setting up sugar plantation in ईस्टर्न उत्तर प्रदेश. लार्ज एरिया ऑफ लैंड, ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा जो यूरोपियन स्पेकुलेटर्स को दे दिया गया था. उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में शुगर प्लांटेशन का काम शुरू करना शुरू किया. द लोकल पीजेंट हैड लॉन्ग प्रोड्यूस. और जो लोकल पीजेंट से लोकल फार्मर्स थे, हैड लॉन्ग प्रोड्यूस गर फॉर लोकल कंजप्शन. उनको क्या करना था, लॉन्ग प्रोड्यूस गर फॉर लोकल कंजप्शन एंड सेल टू अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया. कि जो लोकल फार्मर्स थे वो अपने प्रोड्यूस को लोकल में बेच सकते थे, जो भी उनका प्रोडक्शन था, और उसको भारत के दूसरे हिस्सों में भी बेच सकते थे. ये किसके लिए था, ये उनके लिए था जो लोकल फार्मर्स थे. इंडिया बट दे वर नॉट फोर्स्ड टू प्रोड्यूस अ थिन शुगर केन जूस. लेकिन जो भारत के लोग थे उनको मजबूर किया जाता था. इन लोकल कर सकते थे वो, लेकिन लोकल प्रेजेंट्स को, लोकल फार्मर्स को क्या किया जाता था, उनको मजबूर किया जाता था कि वो क्या करें, टू प्रोड्यूस अ थिकनेस शुगर केन जूस कॉल्ड रूट्स फॉर डिलीवरी टू द प्लांटर्स हु प्रोसेस्ड इट इनटू शुगर. कि वो जो गन्ना वगैरह है उसका जो उसको शुगर जूस जिसको क्या कहा जाता है, रूट कहा जाता है, वो उसको क्या करें, उसको डिलीवर कर दें उन प्लांटर्स को, और वो फिर क्या कर सकें, वो उससे चीनी तैयार कर सकें. यानी कि लोकल फार्मर्स को ये फोर्स किया जाता था कि वो अपने गन्ने को प्लांटर्स को बेचें ताकि वो उससे चीनी बनाकर ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सके. द पीजेंट वर द एनफोर्स टू डिलीवर द क्रॉप टू द फैक्ट्री एट अ लो फिक्स्ड प्राइस. इसके अलावा इन पीजेंट्स एंड फार्मर्स को मजबूर किया जाता था कि ये अपने इस गन्ने की फसल का जो है ना, फैक्ट्री के जो ओनर्स हैं उनको एक कम कीमत पर बेचें, और ये जो उनकी प्राइस थी गन्ने की वो फिक्स्ड कर दी गई थी, जो भी XYZ फिक्स्ड कर दी गई हो, और वो जो फिक्स्ड की गई थी कीमत वो कम थी. यानी कि जो गवर्नमेंट ने एक कीमत उसकी फिक्स्ड कर दी थी, तो प्लांटर्स इन पीजेंट्स को उस गन्ने को उन्हें जो फैक्ट्री ऑनर थे उसी कीमत पे बेचना होता था प्लांटर्स को. अब मुश्किल ये थी कि वो अपने गन्ने की, अपने फसल की कीमत जो पीजेंट्स है वो खुद डिसाइड नहीं कर सकते थे. ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी. और इसके अलावा उनको ये फोर्स भी किया जाता था कि वो अपनी फसल को प्लांटर्स को ही सेल करें, जिसकी वजह से उनकी जो कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा प्लाइट of the peasant. Apart from high tax slabs, agriculture in India was exposed to many hazards like drought, flood, which could destroy the crop and ruin the farmers. देखो, हम सब जानते हैं कि इंडियन फार्मर्स के ऊपर टैक्स का बहुत ज़्यादा बोझ था, और जो खेती बाड़ी थी इंडिया में वो क्या थी, बहुत सारे नुकसान का सामना कर चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी सूखे की वजह से, फ्लड, बाढ़ की वजह से, जिसकी वजह से फसल तो बर्बाद होती ही थी. जो किसान होते थे, हमारे फार्मर्स होते थे, वो भी पूरी तरह से रुइन, तबाह और बर्बाद हो जाते थे. बट विद कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लेकिन कमर्शलाइजेशन के बाद आ न्यू सेट ऑफ डेंजर अपीयर. एक और नया ख़तरा, एक और नई मुसीबत किसानों की ज़िंदगी में आ गई थी. वो क्या थी, इफ़ देयर वाज अ फॉल इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फेल्यूर द पीजेंट वर इन डेंजर ऑफ लूजिंग देयर लैंड. कि मान लीजिए अगर फसल ख़राब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, तो पीजेंट पर एक और ख़तरा मंडराने लगा था. वो ये था कि फार्मर्स अपनी ज़मीन से भी हाथ धो बैठते थे.
अब एक बात बताइए, फ्लड आ गया, ड्रॉट सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, ये सारी सिचुएशन अगर है तो नेचुरली है, इसमें किसान की कोई गलती नहीं है। लेकिन कॉमर्शलाइजेशन के बाद किसानों पर क्या मुसीबत का पहाड़ टूट गया था कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है, तो वो अपने ज़मीन से भी हाथ धो बैठेंगे, यानी कि वो ज़मीन उनकी प्लांटर्स जो ये गवर्नमेंट है वो ले लेगी। दे वर फोर्स टू वर्क एज लैंडलेस लेबर। और फिर बाद में क्या होगा, बाद में उन्हीं किसानों को जिनकी ज़मीन है उन्हें मजबूर किया जाएगा कि वो अपनी ज़मीनों पर मजदूर की तरह काम करें। इन द एब्सेंस ऑफ एनी सेविंग द peasants were forced to take loan at very high interest rate from the money lender who exploited them for the time of crisis। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसानों के पास कोई जमा पूंजी नहीं है तो उन्हें मजबूर किया जाता था कि वो लोन लें, और लोन उन्हें कैसे मिलता था, बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पर। मनी लेंडर उन्हें जो लोन देते थे उसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता था, और इंटरेस्ट रेट हाई होने का मतलब क्या है कि मनी लेंडर एक्सप्लॉइटेड द फार्मर्स। जब मान लीजिए किसान को इतने हाई इंटरेस्ट पर वो मिलेगा, क्या लोन मिलेगा, और उसकी जो फसल है उसकी कीमत कम रहेगी, तो ऐसी कंडीशन में क्या कहेंगे कि अल्फाज कहेंगे कि जो मनी लेंडर्स हैं वो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उनका किसानों का। या अब क्राइसिस के टाइम में मान लीजिए बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, फसल बर्बाद हो गई, अब किसान को प्रॉफिट नहीं हुआ, उसे नई फसल के लिए बीज चाहिए, बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, उनके लिए पैसा चाहिए। अब वो ऐसे कंडीशन में मनी लेंडर से क्या लेते हैं, लोन ले लेते हैं, उनको फोर्स किया जाता था। अब जो लोन मिलता था वो हाई इंटरेस्ट मिलता था। तो ये बहुत सारी समस्याएं थी जो हमारे किसान उस वक्त उनका सामना कर रहे थे। द कॉमर्शियल क्रॉप कल्टिवेटेड इन इंडिया प्राइमरली मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रिटिश। और उसके बावजूद भी जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत के किसानों को मजबूर करते थे कि वह अपनी ज़मीनों पर कमर्शियल क्रॉप्स की खेती बाड़ी करें। वो क्यों मजबूर कर रहे थे, क्योंकि उसका जो फ़ायदा हो रहा था वो सीधे तौर पर अंग्रेज़ों को, ब्रिटिशर्स को हो रहा था, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को हो रहा था। Thus the British industries prospered at the cost of the Indian industries, but the benefit of commercialization of agriculture did not reach the Indian farmer। और यही वजह थी कि उन्होंने कॉमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप की शुरुआत की, क्योंकि कॉमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप का जो डायरेक्ट फ़ायदा था सिर्फ ब्रिटिशर्स को हो रहा था, इसका कोई भी फ़ायदा इंडियन फार्मर्स को नहीं पहुंच रहा था। एक तरह से मैं ये कहूँगी कि ये वो सारी पॉलिसीज़ थी जो ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए बनाई थी, ना कि भारत के किसानों के फ़ायदे के लिए। पीजेंट रिवॉल्ट, देखिए आप किसी पर कितना जुल्म कर सकते हो, जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो रिवॉल्ट की सिचुएशन इख्तियार कर लेता है। वही हुआ जब किसानों का हद से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने लगा बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, मनी लेंडर्स द्वारा, प्लांटर्स के द्वारा। जब उनका हद से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने लगा तो उन्होंने क्या किया, रिवॉल्ट। The annexation of the territories by the British, the civil, judicial and revenue administration, economic exploitation, particularly of rural area, created widespread discontent among the cultivators। देखो, भारत की जो भी टेरिटरीज थी अंग्रेज़ों का कब्जा था, सिविल मैटर्स अंग्रेज़ों के अंडर, जुडिशरी पर अंग्रेज़ों का कब्जा था, एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेज़ों के कंट्रोल में था। इकोनॉमिकली देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी पर भी अंग्रेज़ों का कब्जा था। जो भारत के लोग थे, रूरल एरियाज़ के लोग थे, जो कल्टीवेटर्स थे, उनका क्या किया जा रहा था, बुरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था। नंबर ऑफ पीजेंट आउटब्रेक एंड रिवॉल्ट टुक प्लेस इन द 19th सेंचुरी। इन सब सारी चीज़ों से, सूरत हाल से परेशान हो गए थे किसान बहुत ज़्यादा। और 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में जो पीजेंट थे उन्होंने क्या किया, रिवॉल्ट, बगावत आंदोलन की शुरुआत कर दी। बट दीज रिवॉल्ट वर नॉट ऑर्गेनाइज वन। लेकिन ये जो रिवॉल्ट था ये कोई ऑर्गेनाइज नहीं था, प्री प्लान नहीं था। बट देयर हैड बीन इंस्टेंसेस ऑफ स्पोरेडिक रेजिस्टेंस इन चंपारण इन नॉर्थ वेस्ट बिहार सिंस 1860। इस तरह के ये रिवॉल्ट शुरू कर दिया। रिवॉल्ट ये कोई ऑर्गेनाइज्ड रिवॉल्ट नहीं था, क्योंकि भारत के किसान भेजता, हमारे किसान बहुत परेशान हो गए थे जब वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ अंग्रेज़ों का जुल्म, वो नहीं सह पाए तो उन्होंने बगावत कर दी। और ये जो रिवॉल्ट था, इसकी जो हम पीजेंट रिवॉल्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है चंपारण का। ये बिहार के नॉर्थ वेस्ट में है, जहाँ पर रिवॉल्ट की शुरुआत फिर 1860 में हुई। देयर वाज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग डिस्टर्बेंस इन चंपारण। और चंपारण में हम देखने को मिलता है ये रिवॉल्ट कब से कब तक चला, 1866 से 68, लगभग 1 साल तक। और इसकी वजह से, इस रिवॉल्ट की वजह से बहुत सारी
मतलब डिस्टर्बेंसेस मतलब हमारे किसानों के लिए तो ये रिवॉल्ट था, तो वो अंग्रेज़ों के जुल्म सितम से बचना चाहते थे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे। लेकिन तो सिचुएशन जो थी सोसाइटी में एक तरह से बहुत डिस्टर्बिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। सिचुएशन डिस्टर्बिंग तो तभी हो गई थी जब उन्होंने कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की शुरुआत की थी। चेंजिंग नेचर ऑफ पीजेंट रिवॉल्ट इन 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में जो पीजेंट का रिवॉल्ट था उसमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। इन 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी में द मूवमेंट ऑफ द पीजेंट वर बेटर ऑर्गेनाइज। क्यों 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, जो भी मूवमेंट, जो भी आंदोलन किसानों ने किया वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में किया। दे रिसीव सपोर्ट फ्रॉम पॉलिटिकल ग्रुप, और उसके बाद उन्हें जो भी पॉलिटिकल ग्रुप थे उनका सपोर्ट मिला। हेल्प इंटरनेशनल मूवमेंट, और इस पॉलिटिकल ग्रुप की सपोर्ट की वजह से उनका ये जो रिवॉल्ट था, ये जो आंदोलन था, वो एक नेशनल मूवमेंट में तब्दील हो गया। पॉलिटिकल ग्रुप ने उन्हें काफ़ी हेल्प की और काफ़ी मजबूत बना उनका ये रिवॉल्ट। इन 1920-21 द पीजेंट अपोज द आर्बिट्ररी राइज इन रेवेन्यू इम्पोज बाय द लोकल जमींदार एंड तालुकादार इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रतापगढ़। देखो 1920 से 1921 तक जो पीजेंट फार्मर्स थे, उन्होंने जो रेवेन्यू में लोकल ज़मींदार और तालुकादार के ज़रिए जो रेवेन्यू टैक्सेस में जो भी बढ़ावा हो रहा था, बढ़ोतरी हो रही थी, उसके उन्होंने बिल्कुल क्या किया, अपोज किया, उसकी कड़ी मुखालिफत की, निंदा की। ये हम बात कहाँ की कर रहे हैं, ये हम करते हैं प्रतापगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है रायबरेली, सुल्तानपुर एंड फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये वो जगह है जहाँ पर तालुकादार ज़मींदार क्या कर रहे थे, रेवेन्यू टैक्स बढ़ा रहे थे, जिसकी 1920 और 21 में फार्मर्स ने खूब खुलकर उसके खिलाफ जाकर उसकी मुखालिफत की। सेवरल लोकल एसोसिएशन टुक अप देयर कॉज, बहुत सारी लोकल एसोसिएशन थी जो उभर कर सामने आई इस वजह से, किस वजह से, ये जो किसानों के साथ हो रहा था। इन 1920 में ओध किसान सभा वाज फॉर्म, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में क्या बनाई गई, ओध किसान सभा। लोकल लीडर रामचंद्र टू प्रोटेक्ट द राइट फॉर द पीजेंट। इसके अलावा जो एक लोकल लीडर थे उनका नाम था रामचंद्र, उन्होंने क्या किया, जो किसान थे उनके अधिकारों को लिए आवाज़ उठाई, उनके अधिकारों को के प्रोटेक्शन के लिए आवाज़ उठाई। द पीजेंट इन तंजौर रेजिस्टेड द राइज इन रेवेन्यू। 1923 से 24 तक तंजौर में जो भी किसान पीजेंट थे उन्हों पर भी रेवेन्यू टैक्स का बोझ बढ़ रहा था, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई। इन कोस्टल आंध्र प्रदेश में एन जी रंगा ने पहली रॉयट एसोसिएशन बनाई 1923 में। कहाँ पर, कोस्टल आंध्रा में। एंड 1927 अ पावरफुल किसान मूवमेंट, ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किसान मूवमेंट थी, किसानों का आंदोलन था जो टुक प्लेस कहाँ पर शुरू हुआ था, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, अंडर द लीडरशिप ऑफ, और किसकी सरपरस्ती में शुरू हुआ था, किसकी लीडरशिप में शुरू हुआ था, टी प्रकाशम एंड कोंडा वेनकटाप्पे इन उत्तर प्रदेश। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे किसान आंदोलन शुरू हुए। द किसान मूवमेंट फाइनली रिजल्टेड इन डिमांड फॉर एबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। और किसान आंदोलन जो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ और हिंदुस्तान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग रीजन में जो किसान आंदोलन शुरू हो रहा था, उसकी क्या डिमांड थी, उसकी डिमांड थी कि जो ज़मींदारी सिस्टम है उसको ख़त्म किया जाए। क्या किया जाए, एबॉलिशन ऑफ द ज़मींदारी सिस्टम। इन बिहार द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा वाज एस्टैब्लिश्ड इन स्वामी शाहजहानंदा इन 1929। बिहार में एक बिहार प्रोविंशियल किसान सभा को इस्टेब्लिश किया गया। किसने इस्टेब्लिश किया था, 1929 में स्वामी शाहजहानंदा ने। द नॉन रेवेन्यू कैंपेन, एक नॉन रेवेन्यू कैंपेन चलाई गई अंडर द लीडरशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये जो नॉन रेवेन्यू जो कैंपेन चलाई गई थी वो क्या थी, अगेंस्ट दी रेवेन्यू हाइक ऑफ 22%। तो ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नॉन रेवेन्यू कैंपेन चलाई थी, इसका मकसद ये था कि जो उस नो रेवेन्यू कैंपेन, यानी कि जो बोझ किसानों पर डाला जा रहा था टैक्स का, वो अब ख़त्म किया जाए। Revenue hike of 22% by the Bombay government in Bardoli in 1927 became an all-India issue and the government was finally forced to abandon temporarily the revenue revision। और उसके बाद में यानी कि बॉम्बे गवर्नमेंट ने बारडोली में 1927 में एक और, ये क्या बन गया, एक ऑल इंडिया पूरे भारत का इशू बन गया। और फाइनली जो गवर्नमेंट थी उसको
फोर्स किया गया और गवर्नमेंट ने क्या किया, टेम्पररी तौर पर ये जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो तरीका था उस पर दोबारा से रिवीजन किया, दोबारा से उसको एक बार फिर से उस पर गौर व फिक्र किया, यानी कि उसको बदलाव के लिए उस पर गवर्नमेंट ने सोचा। गवर्नमेंट का किसी भी मैटर के बारे में दोबारा गौर व फिक्र करने का मतलब क्या था, ये था कि गवर्नमेंट जो ये किसान आंदोलन भारत के जगह जगह डिस्ट्रिक्ट और रीजन्स में चल रहे थे, उससे गवर्नमेंट पर एक दबाव पड़ रहा था। इन खेड़ा 2 द रेवेन्यू रिमेन मोर और लेस द सेम एज इट वाज इन 1890। खेड़ा में भी क्या है, जो रेवेन्यू था, जो टैक्स कलेक्शन का जो था वो लगभग सेम था। कब, यानी कि 1890 में, बिकॉज ऑफ द डिटरमाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द पीजेंट अगेंस्ट इट्स राइज। लेकिन क्या थे, जो किसान थे, जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट थे, वो क्या थे, जो ये बढ़ रहा था टैक्स बढ़ रहा था उसके अगेंस्ट होते। अगेंस्ट इसलिए था और अगेंस्ट होना भी चाहिए था कि टैक्स आप कैसे बढ़ा सकते हो जब किसानों को किसी तरह की सहूलत नहीं है, तो आप उन पर मज़ीद टैक्स का बोझ नहीं डाल सकते। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा लीडरशिप प्रोवाइडेड बाय किसान सभा। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।